वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव ड्रिवन। हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे मोशन। और मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये सारे बेसिक टर्म्स के बाद हम पढ़ेंगे क्या? मोमेंटम। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे डिस्टेंस से। किससे स्टार्टिंग करेंगे? हम डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज हम डिस्टेंस से स्टार्टिंग करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम ये देखते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए ये एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये एक फाइनल पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 किलोमीटर है। ठीक, एक ये पाथ है, इसका डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। और एक ये पाथ है जिसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमें वो देखना है। तो डिस्टेंस इस कंडीशन में क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस कंडीशन में, वो हम देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है कि डिपेंड करेगा वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। ये वाला पाथ फॉलो करेगा तो 20 होगा, ये पाथ फॉलो करेगा तो 30 होगा, और ये पाथ फॉलो करेगा तो क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हमने दोनों की डेफिनेशन लिख ली। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब बात करते हैं हम एसआई यूनिट की। तो दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। दोनों की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? दोनों की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। इसकी भी और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि उसके थ्रू हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर है। ठीक है, ये वापस यहाँ पे यहाँ आया, ठीक है, और यहाँ पे आके रुक गया। इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये जहां पे इससे चालू किया था इसने चलना, वापस ये वहीं पे आ गया। तो इस कंडीशन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 10। ये आ गया, फिर ये 10 वापस आया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इस कंडीशन हो जाएगा हमारा हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इससे एक चीज समझते हैं, क्या डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होता है। ठीक है, और एक और टर्म हम अगर बात करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई पाथ नहीं है जाने के लिए, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। तो हमारा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल कब होगा? जब कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी, उस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें एक नोट निकल के मिला क्या? कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स दैट डिस्टेंस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है,
उससे बड़ा हो सकता है, पर डिस्टेंस जो है कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से छोटा हमारा डिस्टेंस कभी नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी थी इसमें, एक और हमने देखा था कि डिस्टेंस जो है पॉजिटिव होगा हमेशा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की। अब हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की। स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने कितने टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी क्या, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और टाइम क्या क्या होती है, सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की। स्पीड में क्या होता है, स्पीड जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक होती है एवरेज स्पीड, एक होता है एवरेज स्पीड, और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, मतलब कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टोटल टाइम में, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर बाय आवर बॉडी इन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है कि एक इंस्टेंट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान 300 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी निकल के आएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये निकल के आई है तो इसकी एवरेज स्पीड हो गई, क्योंकि मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि हर घंटे उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर है। लेकिन 1 आवर, हर एक घंटे में 100 किलोमीटर उसकी स्पीड है, लेकिन अगर हम बात करें एक घंटे 1111 सेकेंड्स की, तो ये जो इंस्टेंट टाइम है, इस इंस्टेंट टाइम में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, तो स्पीड जो होती है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर और टाइम सेकंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक से हम पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम मोशन स्टार्ट करेंगे। अब हम किसकी बात करें, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की हमने देखी अभी क्या थी, मीटर पर सेकंड, तो इसकी मीटर पर सेकंड और अपॉन में टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं किसकी, मोमेंटम की। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो मोमेंटम होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक मोशन की, कि मोशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, मोशन। मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन with respect to time is known as motion। ठीक है,
मोशन की टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। पहला होता है हमारा क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, एक होता है हमारा रोटेशनल मोशन, और थर्ड होता है हमारा क्या, वाइब्रेशन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन मोशन भी कहते हैं। तो एक क्या है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा है हमारा रोटेशनल मोशन, मोशन। और थर्ड है हमारा क्या, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, मोशन। तो हमारे मोशन कितने टाइप्स हो गए, 3। एक हो गया हमारा रेक्टिलिनियर, एक हो गया रोटेशनल और एक हो गया ऑसिलेटरी। रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो कोई कार है, ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है, ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके जा रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है। तो ये जो मोशन कर रही है इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। अब बात करते हैं हम रोटेशनल मोशन की। तो व्हेन अ बॉडी फॉलो सर्कुलर पाथ, ठीक है, कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, उस टाइम पे उस बॉडी का मोशन कैसा होगा, रोटेशनल मोशन है। ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसके अराउंड घूम रही है, तो ये क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। अब बात करें हम ऑसिलेटरी मोशन की, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल कंडीशन में, फिर वो वापस फाइनल कंडीशन में गया, फिर बैक टू अपनी इनिशियल कंडीशन में आया, देन फाइनल, मतलब आ जा रहा है, बाहर है, ठीक है। जैसे ये पेंडुलम वॉच होती है, ये पेंडुलम वॉच क्या करती है, इधर से यहाँ आती है, फिर वापस फाइनल पोजीशन पे आती है, फिर इनिशियल पे आती है, फिर फाइनल पे आती है, मतलब ऑसिलेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों मोशन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। किसकी बात करते हैं हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे रिगार्डिंग मोशन। कौन कौन से थे देखते हैं हमने, इन्होंने कितने दिए थे, 3 लॉज दिए थे। कितने लॉ दिए थे, 3 लॉज दिए थे, ठीक है। इनका लॉ, पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल कंडीशन में है तो वो स्टेबल कंडीशन में रहेगी, या फिर वो मोशन कंडीशन में है तो मोशन कंडीशन में रहेगी, जब तक क्या उसमें क्या करें, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते, ठीक है। ये क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन था। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सेकंड लॉ क्या कहा था उन्होंने, जो रेट ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। रेट ऑफ मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। और थर्ड जो लॉ है मोशन का वो सब जानते हैं क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब हम पहले इन तीनों लॉज को देख लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इनके आगे बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया क्या, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और स्टेबल कंडीशन में है तो वो स्टेबल रहेगा, जब तक कि हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। इसी को हम और क्या कहते हैं, इनर्शिया, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। अब हम इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, तो क्या क्या हो जाएगा कि कोई ट्रेन क्या है, खड़ी है, वो अगर सडनली स्टार्ट होती है मूव करना, तो हम क्या, जो पैसेंजर उसमें सीटिंग है, मतलब उसमें जो बैठा है पैसेंजर, तो जब ट्रेन स्टार्ट करेगी मूव करना आगे की ओर, तो जो पर्सन इसमें बैठा है वो उसको, वो पीछे की ओर धक्का लगेगा उसको। तो ये क्यों होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। और हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ठंडियों में क्या होता है, जब हम अपने कोट को या किसी भी ब्लैंकेट को डंडे से उस पर बीट करते हैं तो उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब हम इसको लिख लेते हैं, अप्लाइड फोर्स। तो हमारा ये क्या हो गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब हम इसके एग्जांपल की, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बॉलर जो है वो अपने हाथ जो होते हैं उसके वो पीछे करता है, नीचे की ओर करता है कैच को पकड़ने के लिए, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो बॉलर लोअर हिज हैंड्स टू कैच द बॉल, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। बॉलर lower his hand to catch
अ बॉल। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमने बचपन से एक एग्जांपल पढ़ा है क्या, कि अगर हम किसी भी गन को फायर करते हैं तो हमें एक पीछे की ओर एक धक्का लगता है, पीछे की ओर एक फोर्स लगता है, उस वो किसके कारण होता है, मोशन के थर्ड लॉ के कारण होता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि कभी कभी क्या होता है, हम कुएं से पानी भरते हैं और अचानक हमारी रस्सी टूट जाती है, तो जो इंसान कुएं से पानी भर रहा है वो पीछे की ओर गिर जाता है, तो ये किसके कारण होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। तो इसके हम एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं, बिहाइंड द बेल। ठीक है, तो ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो हमारे तीनों लॉ जो है कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और हमने तीनों के एक एक एग्जाम्पल्स भी देख लिए। सो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।